हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिकी विभाग यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द राजस्थान, और उसके अंतर्गत हम अभी तक जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन या जो डेजर्ट है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कल वाली जो क्लास रही उसके अंतर्गत हम अरावली को भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो थर्ड वन जो पोर्शन आता है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप देखेंगे कि हम कौन कौन से भागों को डिवाइड की जो पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसे माने कि ये राजस्थान है, राजस्थान का मैप इस प्रकार से है, और राजस्थान के मैप के अंतर्गत अगर हम देखें तो अरावली कुछ इस प्रकार से फैली हुई। तो अरावली, और ये है आपका जो थार का मरुस्थल या जो डेजर्ट है उस डेजर्ट को हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम अरावली को भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाला मैदान जिसे ईस्टर्न प्लेन कहा जाता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूज होता है वेस्टर्न सैंडी प्लेन या वेस्टर्न डेजर्ट वर्ड यूज होता है। इस अरावली के कंपैरिजन में ये वर्ड यूज होता है। तो अरावली के इस साइड में यानी अरावली के वेस्ट वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अरावली को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए बी सी शायद आपको याद होंगे। ए पार्ट नॉर्दर्न अरावली, इंटरमीडिएट अरावली, और जो थर्ड वन रहेगा उसे कहा जाता है सदर्न या दक्षिणी अरावली। इसका भी हमने डिवाइडेशन किया था। डिवाइडेशन किस प्रकार से किया था? 55 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल लाइन है इसको दो भागों में डिवाइड करती है। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये ड्राई कहलाता है, और ये कहलाता है सेमी ड्राई रीजन कहलाता है। सेमी ड्राई को भी हमने चार भागों में डिवाइड किया। गग्गर है, गग्गर के बाद शेखावटी, शेखावटी के बाद नागौर की उच्च भूमि, और लास्ट वन जो है वो है आपके लूनी का बेसिन जो यहाँ पर पाया जाता है। ड्राई रीजन है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, सैंड ड्यून्स फ्री और जो सैंड ड्यून वाला रीजन है यानी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप रिक्त क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम पिछली क्लासों के अंतर्गत कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वह है हमारा पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी किस कंपेरिजन में बताया जाता है कि पूर्वी जो भाग है उसका अर्थ है कि जो अरावली है उस अरावली के ईस्ट पोर्शन में जो भाग है उसको कहा जाता है पूर्वी मैदान। अब अरावली के पूर्वी भाग व दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दक्षिणी भाग में हम देखें तो पूर्वी जो प्लेन है या ईस्टर्न प्लेन स्थित है। यहाँ पर टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 23.3% है, और टोटल लगभग 39% जो पॉपुलेशन है यहाँ पर रहती है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम सारणी बनाए तो हमने अभी तक तीन भागों को पढ़ा है। तीन भागों के अंतर्गत हम देखें तो तीन भागों के अंतर्गत हमने सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने जिस प्रकार से बात की थी राजस्थान की, राजस्थान में जैसे कि हमने सबसे पहले मरुस्थल को पढ़ा, मरुस्थल, और उसके बाद हमने अरावली को पढ़ा। अरावली के बाद हम बात करते हैं मैदान। ठीक है, यहाँ पर इसके दो भाग कर लेता हूं, यानी हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टोटल एरिया कितना है और किस प्रकार से। तो ये डेजर्ट है, यहाँ पर हम अरावली लिख देते हैं, और यहाँ पर हम प्लेन्स की बात करते हैं, ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डेजर्ट की अगर हम दोनों की पॉपुलेशन की बात करें, हमारे पास दो डेटा है। दो डेटा किस प्रकार से है, एक तो हम बात करते हैं एरिया, एरिया का कितना परसेंटेज है, और पॉपुलेशन जो है पूरी की पूरी राजस्थान की वो कहाँ कितनी रह रही है। तो एरिया की बात करें तो डेजर्ट का जो एरिया है 61.1% जो है टोटल राजस्थान का जो एरिया है उसका डेजर्ट के अंतर्गत आता है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 9.4 जो है अरावली के अंतर्गत हमने कल डिस्कस किया था, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि 23.3 जो एरिया है वह इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो है जो भाग है वह उस जो एरिया है वो इतना करता है। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं कि डेजर्ट के अंतर्गत पॉपुलेशन को हमने पढ़ा कि लगभग राजस्थान की 40% जो है वह पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। और दूसरा
हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली के अंतर्गत जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है, उस पॉपुलेशन का परसेंटेज हमने कल 10% पढ़ा था कि 10% जो पॉपुलेशन है वह यहाँ पर निवास करती है, अरावली रीजन के अंतर्गत निवास करती है। और अभी यहाँ पर प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स के अंतर्गत कितनी रहती है, 39% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर निवास करती है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये तीन जो रीजन है वह मिलकर, यानी तीनों रीजन को अगर देखें तो तीनों रीजन जो है मिलकर लगभग 90% जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को यहाँ पर ये पूरा का पूरा रखते हैं। यानी 90% जो पॉपुलेशन है राजस्थान की वह इसी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है। ये 9.3 था, 9.4 मैंने यहाँ लिखा है, 9.3% है और 10% पॉपुलेशन रहती है। तो टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो लगभग 61 + 9 लगभग हो गए 70, 70 और 20 हो गए 90 और 94% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। और टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया की अगर बात करें तो लगभग आपके 40 और 10 50, 50 और 30 हो गए 80 और 9 89% जो एरिया जो पॉपुलेशन है वह इस 94 वाले एरिया में रहती है। अब रिमेनिंग जो एरिया कितना है, तो रिमेनिंग एरिया की बात करें तो प्लेन्स के बाद अपने प्लेट्यूज रह जाता है। तो प्लेट्यूज के का एरिया की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली वहां पर 6% एरिया आएगा और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 11% पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का जो वर्णन है हम पहले कर चुके हैं। आई होप यहाँ से तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने के साथ साथ ही हम आगे की स्लाइड को देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो एरिया है वो किस प्रकार से यहाँ पर डेवलप। अब पूरी मैदान की बात करें तो प्लेन्स है तो नो डाउट प्लेन कैसे क्रिएट होता है, जो रिवर्स होती है और रिवर्स की जो एलुवियल सॉइल्स होती है वह प्लेन्स को क्रिएट करती है। तो अरावली रीजन से कुछ रिवर्स निकलेगी और ये जो रिवर्स होगी ये इस प्लेन को क्रिएट या इस प्लेन को बनाने में जिसका सबसे ज्यादा रोल रहेगा। तो बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत कुछ जिले जैसे कि भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा तथा दक्षिण की ओर बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों को शामिल किया जाता है। मैंने कहा था कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अंतर्गत रिवर्स और रिवर्स के द्वारा प्लेन्स जो होते हैं वो रिवर्स के द्वारा मेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा रिवर्स देखने को मिलती है। तो पूरा का पूरा जो रीजन है ये नदी बेसिन है, यानी यहाँ पर नदियां अपना बेसिन बना। अब नदिया बेसिन का अर्थ होता है जैसे कि ये यहाँ पर माउंटेन है, मान लेते हैं ये माउंटेन है और इस माउंटेन में से जो रिवर निकलेगी वह रिवर अपने साथ क्या लाएगी, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर डिपॉजिट्स लाएगी और ये जो डिपॉजिट्स होंगे वो यहाँ पर जमा कर दिए जाएंगे। यहाँ पर डिपॉजिट जमा होंगे। तो इस डिपॉजिट्स के जमा होने से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा मैदान बनेगा और ये जो रिवर्स ये जो डिपॉजिट होता है ये काफी उपजाऊ होता है। उपजाऊ होगा इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि या एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा प्लेन्स है, तो प्लेन्स है तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात की जो सुविधाएं हैं वो काफी बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल ज्यादा मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा यानी यहाँ पर आपको उद्योग विकसित होंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रोजगार मिलेगा तो यहाँ पर आपको कई सुविधाएं मिलेगी और उन सुविधाओं के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं मिलेगी और यहाँ पर आपको रोजगार भी मिलेगा। तो ये आपस में इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो नदियों द्वारा जमा की गई डिपॉजिटेड जो सॉइल है जिसे हम एलुवियल सॉइल्स कहते हैं उससे इस प्रदेश का निर्माण हुआ है और इस क्षेत्र के अंतर्गत कुओं के द्वारा अधिक सिंचाई होती है। अब कुछ रीजन्स की बात करते हैं जैसे कि भरतपुर, अलवर जो हमारे इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाने जाते हैं।
क्यों? क्योंकि ये प्लेन्स हैं। दूसरा, अलवर भरतपुर जो है वो दिल्ली से काफी नजदीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफी बढ़िया विकसित हुई है। जयपुर दौसा टोंक की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की बढ़िया सुविधा है, एजुकेशन हब के रूप में ये डेवलप हो रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये प्लेन्स हैं, और प्लेन्स जहाँ होते हैं वहां पर एग्रीकल्चर अच्छी होती है, और एग्रीकल्चर जो होती है वह लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। रोजगार से जो लोगों के जेब में पैसा है और सुविधाएं वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो पूरे रीजन की अगर बात करें तो इस रीजन को कुछ सब जो डिविजन्स है उसके अंदर इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो सब डिविजन्स कौन कौन से हैं? तो रिवर्स के बेस पे इसको 3 नदियों के माध्यम से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला है बनास और बाणगंगा का बेसिन, यानी बेसिकली बनास और बाणगंगा क्या है? दोनों ही नदियां हैं, और जहां जिस क्षेत्र के अंतर्गत ये नदियां बहती है उस रीजन के अंदर आपको ये रीजन देखने को मिलेगा। बेसिन का अर्थ क्या होता है? अभी आपको पूछते हो नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि बेसिन का अर्थ होता है जिस प्रकार से आपका बेसिन जो वॉश बेसिन होता है उस प्रकार का, यानी ये इस प्रकार से लो लैंड्स है जहां पर रिवर्स अपना डिपॉजिट जमा करती है। तो रिवर्स जहां पर डिपॉजिट करती है तो ये काफी प्रोडक्टिव होता है, फर्टिलिटी पावर काफी अधिक होता है, तो काफी ज्यादा उपजाऊ होते हैं। तो इस प्रकार के जो मैदान होते हैं उन्हें बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिन जो बनास और बाणगंगा नदी द्वारा बनाया गया, बेसिन जो चंबल नदी के द्वारा बनाया गया, और वह बेसिन जो एक मध्य माही बेसिन यानी जो माही नदी के द्वारा बनाया गया। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पास आउट करती है, कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत ये बहती है और नीचे दक्षिण की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार से हम तीनों ही रीजन के बारे में बात करते हैं। तो पूर्वी प्लेन्स जो है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहां तक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको यहाँ से बना देता हूँ। ये है हमारा अरावली, ये तो हो गया हमारा अरावली का उत्तर भाग, यहाँ पर हो गया अरावली का मध्य भाग, ये हो गया अरावली का दक्षिणी भाग जो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर डॉट डॉट से मैं ड्राई और सेमी ड्राई रीजन को यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। ये तो पूरा का पूरा है शुष्क क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है अर्ध शुष्क यानी सेमी ड्राई रीजन। सेमी ड्राई रीजन है, इसको एक और नाम यूज लिया जाता है, वह है बांगड़। बांगड़ प्रदेश के रूप में इसे जाना जाता है। और इसी प्रदेश के अंतर्गत मैंने कहा था कि एक है सैंड ड्यून फ्री, यानी यहाँ पर सैंड ड्यून नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको सैंड ड्यून फ्री रीजन कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल लाइन यहाँ से निकलती है, 10 सेंटीमीटर वाली रेनफॉल लाइन यहाँ से निकलती है, और 50 सेंटीमीटर वाली रेनफॉल लाइन यहाँ से निकलती है। इसके भी 4 भाग हमने किए थे। एक है घग्गर नदी का जो प्रदेश है, फिर उसके बाद इसका दूसरा जो है वह शेखावटी, शेखावटी के बाद यहाँ पर हमने पढ़ा नागौर की उच्च भूमि, और यहाँ पर हमने पढ़ा लूणी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद वापस हम पूर्वी मैदान पर पहुंच जाते हैं और पूर्वी मैदान को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर है अरावली, और अरावली जो है हमने कहा कि एक जल विभाजक है, उसके अंदर कुछ रिवर्स इधर जाती है, जो इधर जाती है वह सारी की सारी जो रिवर्स होती है वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, और कुछ नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी या गंगा नदी अब अरब सागर के अंतर्गत जाती है, वो पूरा को पूरा रिवर सिस्टम बनता है सिंधु नदी का। ठीक है, और इस तरफ जो रिवर्स है वह जाती है गंगा नदी या उसकी सहायक नदियां यमुना के अंतर्गत बहती है। तो यहाँ से कई नदियां निकलती है, जैसे कि यहाँ पर देख रखा है रूपा रेल नदी है, यहाँ पर निकल रही है बाण गंगा जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बनास नदी का बेसिन देखेंगे, ये बनास, बनास की सहायक नदी ये मोरेल, मानसी, खांडी, कोठारी, बेड़च, ये सारी नदियां हैं, ये सारी सारी किसकी है? बनास नदी और उसकी सहायक नदियां। तीसरा जो है वो है माही बेसिन। तो सोम, माही, जाखम, सोम, जाखम और माही ये बेल्ट है, ये है आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का, यहाँ पर माही बेसिन। तो 3 क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं प्लेन्स के।
कौन कौन से? एक तो ये क्षेत्र जिसे बनास बनास एंड इसे बाण गंगा का क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा क्षेत्र बनास और ये हो गया बाणगंगा का। दूसरा ये हो गया चंबल का क्षेत्र, हालांकि हाड़ौती में ये प्लेस जो है इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है वह है मध्य माही बेसिन। तो ये 3 बेसिन्स यहाँ पर मिलते हैं और काफी प्रोडक्टिव मैंने तो पहले ही कहा है, और इसके साथ साथ भी इसकी और विशेषताएं जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान की ये नदियां का मैप पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। ये यहाँ पर अब बनास नदी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि बनास बेसिन कहाँ पर, बनास और बाणगंगा। तो भारत के मैप के अंदर ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत ये जो पूरा रीजन है, ये यहाँ पर जो ब्लूस कर रखा है, ये आता है आपके बनास बेसिन के अंतर्गत। अब बनास बेसिन के अंतर्गत हम बात करें तो नागौर के कुछ भाग आते हैं, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी के कुछ भाग, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तक, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको बनास और बनास नदी का जो बेसिन है वो आपको नजर आता है। अब इसकी क्या विशेषता है? तो बनास और बनास की सहायक नदियों द्वारा बना हुआ जो मैदान है वह बनास बेसिन या बनास मैदान कहलाता है। ये बनास और उसकी सहायक नदियां जैसे कि बाणगंगा, बेड़च और डैन, ये कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं उसके द्वारा निर्मित है। इसके अलावा मानसी, सोडरा, खारी, भौंसी, मोरेल इत्यादि नदियों द्वारा निर्मित एक बहुत बड़ा मैदान है जिसका ढाल पूर्व की तरफ है। ढाल पूर्व की तरफ है तो पूर्व किस तरफ है? यहाँ पर देखिएगा वेस्ट है और ये ईस्ट है, इस तरफ है। यानी ये जो रिवर्स का सिस्टम है ये किसका रहता है? गंगा का। और जो वेस्ट की तरफ जाता है वह रिवर्स सिस्टम है इंडस का, यानी सिंधु नदी का। और बीच में डिवाइडर कौन आ गया? डिवाइडर आ गया अरावली। तो अरावली को ग्रेट वाटर डिवाइडर के नाम से भी जाना जाता है। तो अरावली के ईस्ट जो पोर्शन है वहां पर नदियां ये जाती है, यानी यहां से निकलने वाली सारी नदियां किधर जा रही है? इस तरफ जाएगी, यानी ईस्ट की तरफ जाएगी। अब इस बेसिन को हमने पढ़ा कि किस प्रकार से, तो पूरे के पूरे मैप को अगर देखें तो मैप के अंतर्गत हमने कहा कि जो ये शेखावटी का क्षेत्र है ये अंतर्प्रवाही क्षेत्र है, लूणी को हम पढ़ चुके हैं। बनास का जो बेसिन है ये रहा, बनास का बेसिन, ये है चंबल का बेसिन और ये है माही का बेसिन। यहाँ पर है बाणगंगा। तो बाणगंगा और बनास के अंतर्गत ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर 1 नंबर शामिल होगा, 2 नंबर हम इसको चंबल बेसिन को पढ़ेंगे और 3 नंबर हमारा माही बेसिन रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा चंबल और उसकी सहायक नदियां किससे नजदीकी रखती है? एमपी से रखती है। माही बेसिन जो है वह एमपी और गुजरात के बीच में देखने को मिलता है और बीच में आ जाता है आपके अरावली। इसके अलावा ये कुछ रिवर्स के बेसिन है जैसे कि आपके आउटसाइड बेसिन जो आपका सैंडी डेजर्ट के अंतर्गत है, गग्गर नदी का बेसिन यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर जालोर के अंतर्गत कुछ सुकड़ी नदी के या पश्चिमी बनास या साबरमती के कुछ बेसिन देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है नेक्स्ट जो है वह है चंबल का बेसिन। अब चंबल नदी के बेसिन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत बहुत बड़ा एक नदी का सिस्टम देखने को मिलता है। अब इस सिस्टम को अगर देखें तो जो चंबल नदी है वो चंबल नदी कहां से निकलती है? तो चंबल नदी को देखें तो एमपी के अंतर्गत जमावाव की पहाड़ी, जमावाव की पहाड़ियों से ये सीधा फ्लो करती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम क्या है? फर्स्ट नंबर है गांधी सागर बांध। कहां पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है और एमपी पर बना हुआ है। तो एक बांध यहाँ पर बना हुआ है एमपी। एमपी के बाद एमपी की सीमा खत्म होती है और यहाँ पर जब ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तो वहां पर स्थान आता है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से ये नदी कहां पर? चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। यहाँ पर बांध संख्या 2 कौन सा है? राणा प्रताप सागर, जो चंबल नदी पर बना हुआ है, रावत बाटा कोटा के अंतर्गत बना हुआ है। फिर है तीसरा बांध जो है जवाहर सागर, चंबल नदी पर, जिसमें घड़ियालों को पाला जाता है।
कोटा के अंतर्गत चौथा बांध जो है कोटा बैराज, जो यहाँ पर चौथा बांध। तो यहाँ पर ये 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। इस 4 में से 3 तो है वह है राजस्थान में, और एक जो है वह है एमपी में। एमपी में कौन सा है? वह है 1 नंबर यानी गांधी सागर बांध जो है वह एमपी में। फिर इसके बाद ये नदी आगे जाती है, तो ये रिवर का सिस्टम जो है अलग अलग, इसमें मेजा नदी मिल रही है। इसके अलावा राजसमंद से जो बनास नदी आ रही है वो भी इसमें मिल रही है। तो 5 नंबर यहाँ पर बांध बना हुआ है। बांध कौन सा है? यहाँ पर बना हुआ है बिसलपुर। बिसलपुर बांध जो है इसे जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। जिस प्रकार से मारवाड़ की जो लाइफलाइन जो है वह जवाई बांध को कहा जाता है, उसी प्रकार से लाइफलाइन कहा जाता है जयपुर की बिसलपुर बांध को। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, अलग अलग प्रकार की नदियां, जैसे कि यहाँ पर परवन नदी है, पार्वती नदी है, सीप नदी है, ये अंततः लास्ट में जाकर यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? यमुना के अंदर इटावा, जो आपके यूपी के अंदर है, वहां पर लास्ट में फाइनली यहाँ पर मिल जाती है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो मैप बन रहा है, मैप क्या बन रहा है कि इन नदियों के द्वारा ये यहाँ पर मैप बन रहा है। अब ये मैप जो बन रहा है यानी बेसिन बन रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिएगा झालावाड़ आ रहा है, ठीक है, मुख्य रूप से झालावाड़ जिला आ रहा है। इसके अलावा कोटा आ रहा है, आपका बांसवाड़ा बारह आ रहा है। तो ये सारे के सारे जिले हैं वो चंबल बेसिन के अंतर्गत शामिल होते हैं। और राजस्थान की यही एकमात्र नदी है जो साल भर बहती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर जिलों की बात करें तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जो है इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं चंबल बेसिन वाले रीजन में। कोटा जो क्षेत्र है वह मुख्य रूप से हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु यहाँ पर चंबली मैदान का क्षेत्र है, यानी हाड़ौती के पठार के अंदर हम कोटा को पढ़ते हैं, लेकिन चंबल या चंबल की सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ मैदान जो है उसके अंदर भी आता है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में और बात करें तो वहां पर चंबल के बीहड़। अब चंबल के बीहड़ की बात करें तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की टोपोग्राफी पाई जाती है जिसे कहा जाता है बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी, या इसे हिंदी में कहा जाता है उत्खात भूमि। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी किससे बनती है? तो ये बनती है अवनलिका अपर्दन। फर्स्ट ईयर के अंतर्गत मैं इसको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि अवनलिका अपर्दन, या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है गुल्ली इरोजन। तो गुल्ली इरोजन की जो प्रोसेस है उससे बनते हैं बीहड़। बीहड़ में रहते हैं डाकू, और डाकुओं की शरण स्थली के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है। काफी कटाफटा है और उसके बीच में आपको समतल क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ये चंबल और चंबल की जो सहायक नदी देखिएगा, ये चंबल है और चंबल की ये सहायक नदियां जो है जिसके अंतर्गत झालावाड़, गुना, किशनगंज, कोटा, बूंदी, ये राजस्थान और एमपी के कुछ भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी इसका पूरा का पूरा सिस्टम करें तो ये है एमपी। एमपी के बाद ये है राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो जो आपके झालावाड़ है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, ये सारे के सारे जिले जो है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं इस बेसिन में। ये है उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी। तो पानियों के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पर खड्डे बन गए, यहाँ पर खड्डे बन गए, यहाँ पर खड्डे बन गए। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है आपको चंबल के क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसे उत्खात भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी या गुल्ली इरोजन के रूप में जाना जाता है। लास्ट और फाइनली जो इस प्लेन का जो रीजन है वह है आपके मध्य माही का मैदान। अब माही नदी की बात करें तो माही का जो सिस्टम किस प्रकार से चलती है तो देखिएगा, मेहद झील एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद ये जो रिवर होती है ये पार करती है आपके डूंगरपुर। यहां से एक मैं लाइन खींच देता हूं, सीधी लाइन को हम खींचते हैं और यहां से वह रेखा पास आउट होती है। कोई बताइएगा ये कौन सी लाइन है? अगर किस लैटिट्यूड की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, ये जो लाइन है इसको कहा जाता है 23 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ, ठीक है, या इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसे कहा जाता है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा को
कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को यह नदी 2 बार काटती है। देखिए एमपी से प्रवेश जाती है, जाते वक्त यहाँ ने इस कर्क रेखा को पास किया, वापिस यह बांसवाड़ा में घूम रही है, बांसवाड़ा में घूमने के बाद यहाँ पर वापस इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने वाली ये जो नदी है, इस नदी का नाम है माही नदी, जो इस कर्क रेखा को 2 बार यहाँ पर काटती है। तो इस माही नदी का जो चित्र है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेणेश्वर धाम बना हुआ है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये बेणेश्वर धाम यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या विशेषता है? तो इस मध्य माही बेसिन के अंतर्गत मुख्य रिवर कौन होगी? मुख्य जो नदी है वह है माही। जिले कौन कौन से हैं? तो उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ पर ये 3 जो जिले हैं उसके अंतर्गत ये रीजन देखने को मिलता है। इसकी सहायक नदियां, यानी माही की जो सहायक नदियां कौन सी है? तो प्रतापगढ़ से कौन सी आ रही है? जाखम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़ से आ रही है। इधर से ये आ रही है सोम। सोम, माही और जाखम, 3 नदियों का जो संगम होता है वो कहां पर होता है? यहाँ पर बेणेश्वर में। त्रिवेणी संगम इसे कहा जाता है, त्रिवेणी संगम, यानी 3 नदियों का जो समूह होता है उसे हम त्रिवेणी संगम या प्रयाग कहते हैं। तो प्रयाग जिस प्रकार से इलाहाबाद के अंतर्गत माना जाता है, वैसा ही प्रयाग राज यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सोम, माही, जाखम, बेणेश्वर कहाँ पर है? बांसवाड़ा। तो ये यहाँ पर नदियां देखने को मिलती है। तो माही नदी जो है वह एमपी से निकलकर राजस्थान के इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए है। कैम्बे की जो खाड़ी है, यानी खंबात की जो खाड़ी है, जो गुजरात या अरेबियन सी जो है वहां पर ये आपको डिस्चार्ज करती है, आपको वाटर, अपने आपके वाटर को यहाँ पर डिस्चार्ज करती है। फिर यह पूरा का पूरा क्षेत्र है। लोकल नेम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, याद कीजिएगा। कई जो पूरा पिछला जो क्लास रही उसके अंतर्गत मैंने जांगड़, जांगल क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, मेवात, मेवाड़, गोडवाड़, मारवाड़, शेखावटी, ये कुछ लोकल नेम है। शेखावटी शब्द हम सीकर झुंझुनू वाले के लिए, जांगल जो बीकानेर का क्षेत्र है, वागड़ जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, मेवात जो भरतपुर अलवर का क्षेत्र है, मारवाड़ जो आपके पाली का क्षेत्र है या पाली जोधपुर का जो क्षेत्र है, इसके अलावा गोडवाड़ जो सिरोही और जालोर का क्षेत्र है, मेवाड़ जो उदयपुर आपके राजसमंद का जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, उसे मेवाड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह कहलाता है वागड़। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में यहाँ पर 56 गांवों का समूह देखने को मिलता है। इसे कारण इसे छप्पनिया मैदान का क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी 56 का मैदान कहाँ पर देखने को मिलेगा? डूंगर और पुर और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह भी कहा जाता है। कहीं जगह पर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि 56 नदी नालों का समूह है, इसलिए उसको 56 का मैदान कहा जाता है। इसी प्रकार से 56 के अलावा हमने 56 यानी 56, 56 पहाड़ियों का जो समूह है, यह 56 पहाड़ी है, 56 गोलाकार पहाड़ियां, ये हमने कहाँ पढ़ी थी? ये हमने मोकलसर और सिवाना के बीच में 56 जो गोलाकार पहाड़ियां हैं, उस क्षेत्र को 56 पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के नीचे ये जो क्षेत्र है आपका प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र, वहां पर 56 गांवों के समूह को 56 मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो रीजन है जहां पर, तो इसलिए ये पूरा का पूरा भाग जो है 56 के मैदान यानी प्लेन ऑफ 56 के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो मैंने क्षेत्र की बात की, उस क्षेत्र के अंतर्गत यानी माही का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर है चंबल का क्षेत्र, और बाकी का जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है बनास, यहाँ पर मैंने लिख दिया चंबल, और ये है माही का क्षेत्र। तो माही नदी यहाँ पर देखिएगा, ये माही नदी है, यहाँ पर साबरमती नदी है, यहाँ पर ये नर्मदा नदी है जो आपके गुजरात के अंतर्गत, और यहाँ पर है तापी नदी। तो इस प्रकार से गल्फ ऑफ कैम्बे के अंतर्गत ये अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है।
ये जो भाग है ये कहलाता है सौराष्ट्र, ऊपर है आपके कच्छ, और ये पूरा का पूरा एरिड जोन है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पूरा पूरा जो रीजन है यहाँ पर डैम बना हुआ है, यहाँ पर आपको कडाना बांध वगैरह देखने को मिलेगी। तो ये माही बेसिन का एक और मैप है, पूरा का पूरा बेसिन आपको यहाँ पर समझाया गया है कि किस प्रकार से माही नदी का जो है जो वाटर है किस प्रकार से कैम्बे के अंतर्गत पहुंचता है। गुजरात के अंदर देखिएगा ये राजस्थान है, ये गुजरात है, और यहाँ पर है एमपी। इन तीनों के बीच में यहाँ पर माही और माही बांध जो है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बांसवाड़ा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा रीजन है, और इस रीजन के अंतर्गत आपको अलग अलग प्रकार की नदियां, जैसे कि अगर माही के प्रोजेक्ट को देखें तो माही नदी यहाँ से फ्लो करती है, और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहा जाता है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध है। फिर यहाँ से आप देखेंगे ये फ्लो कर रहा है, फ्लो करने के बाद यहाँ पर ये बांध है, और यहाँ से बाउंड्री इसकी खत्म हो जाती है राजस्थान की, और राजस्थान की बाउंड्री खत्म होता ही यहाँ पर एक बांध है, इस बांध का नाम है कडाना बांध। कडाना बांध यहाँ पर आप देखेंगे ये कडाना बांध। उसके बाद यहाँ पर हैदर दाम या पेनर दाम है। ये जो बांध है ये सारे के सारे किसमें है, कडाना किसमें है, ये आपको मिलेगा गुजरात के अंतर्गत, और माही जो बांध है वो आपको मिलेगा राजस्थान के अंतर्गत। इसके अलावा कई जैसे कि जैसे राजसमंद झील है, वहां पर सोम कमला अंबा यहाँ पर परियोजना देखने को मिलेगी। धारियावाड़ ये क्षेत्र है, यहाँ से भी अलग अलग प्रकार की नदियां निकलकर इसमें माही नदी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे आपके जो रीजन्स हो गए, उस रीजन्स को हमने पढ़ा है। उस रीजन्स के अंतर्गत आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने वेस्टर्न डेजर्ट के अंतर्गत ये पूरा का पूरा ड्राई, ये हो गया आपका सेमी ड्राई जिसे हम बांगड़ प्लेन्स कहते हैं, ये आपके हो गया अरावली। अरावली के बाद ये हो गया आपका प्लेन, कौन सा, ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन के बाद ये बचता है आपका जो प्लेट्यू रीजन जिसे हाड़ौती प्लेन। हाड़ौती के अंतर्गत भी ये दो भाग है, एक तो मैंने पहले ही कहा था ये है विंध्यन कगार कहलाता है, और ये जो भाग है ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र कहलाता है जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। तो इस रीजन के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं। 5 मिनट का समय रहा है तो इसको फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करते हैं। लगभग 9.6% जो एरिया है इस में अंदर रहता है। 11% जनसंख्या निवास करती है। इसके अंतर्गत 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। पठारी भाग की मुख्य नदी की बात करें तो मुख्य जो रिवर है वो चंबल है, और चंबल की जो सहायक नदियां हैं जैसे कि पार्वती, काली सिंध, परवन, निवाज जो है नदियां इसके साथ साथ यहाँ पर अपना पानी डिस्चार्ज करती हैं। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो प्लेट्यू है। एवरेज रेनफॉल जो है एनुअल 80 to 100 सेंटीमीटर एनुअल देखने को मिलता है। झालावाड़ जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, देखिएगा ये वर्षा प्राप्त करने वाला जिले की बात करते हैं तो झालावाड़ है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान की बात करें तो स्थान जो है वह है माउंट आबू। स्थान माउंट आबू है, लेकिन जिला की बात करें तो वह झालावाड़ के अंतर्गत आता है। ये राजस्थान का अति आर्द्र एकमात्र ऐसा जिला है जो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है कंपेयरली राजस्थान के दूसरे भाग के अंतर्गत। पूरा का पूरा रीजन जो है वो प्लेट्यू है, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। तो ब्लैक सॉइल मिलेगी वहां पर आपको जो क्रॉप्स, स्पेशल क्रॉप्स जो है वहां पर कॉटन, आपका ग्राउंड नट, मूंगफली, ये सारी जो फसलें हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से उपजाई जा सकती है। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि मैंने कहा था एक तो विंध्यन कगार है और एक पठारी क्षेत्र है। तो एक हाड़ौती का पठार जो मुख्य रूप से कहाँ पर कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़ के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरा जो रीजन है वह है विंध्यन कगार, तो इसके अंतर्गत धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जो है इस विंध्यन कगार के अंतर्गत आते हैं, और हाड़ौती के पठार जो मूलतः उसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मैप है। इस मैप के अंतर्गत हमने लास्ट जो डिस्कशन किया है ये है आपके हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत मैंने कहा कि ये दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेट्यूज से बिलोंग करता है, और विंध्यन कगार जो है ये अलग पार्ट है। तो ये पहला हिस्सा ये हो गया, तो दो भाग हो गए 1 और एक हो गया 2। ठीक है, दो भाग हो गए। ईस्टर्न प्लेन के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, एक तो माही का प्लेन, एक बनास और बाणगंगा का प्लेन, और एक हो गया चंबल नदी का प्लेन। ठीक है, अरावली के 3 भाग, अरावली का नॉर्थ, इंटरमीडिएट और साउथ वाला हिस्सा,
राजस्थान बांगड़ या सेमी ड्राई के अंतर्गत सबसे पहले गग्गर का मैदान फर्स्ट नंबर, 2 नंबर पर है शेखावटी, 3 नंबर पे है नागौर का हाईलैंड और 4 नंबर पर है आपका लूनी बेसिन। शुष्क अर्ध शुष्क हो गया, जो शुष्क क्षेत्र है रेतीला शुष्क प्रदेश, उसको पूरा का पूरा सैंड ड्यून्स मिलते हैं, पूरे पूरे क्षेत्र में आपको ड्यून्स मिलते हैं। एक जो क्षेत्र है वो ड्यून्स फ्री है, जो यहाँ पर आपको पोखरण और जोधपुर के कुछ हिस्सों में आपको देखने को मिलता है सैंड ड्यून फ्री। इसके अलावा ड्यून्स कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो ड्यून्स होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आई होप राजस्थान के जितने भी जो भौतिक प्रदेश है ये आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी फिजियोग्राफी एंड डिविजन्स, फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान की क्लाइमेट, सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड जो क्लास रहेगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। आप जुड़े रहिएगा।